नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी इस चैनल पे मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। मैं जितना भी ट्राई करूँगा कि महाराष्ट्र में सॉरी देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ महाराष्ट्र से। सो महाराष्ट्र जो है वो मैंने महाराष्ट्र इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज़ मैं महाराष्ट्र में खुद ही रहता हूँ, मुंबई के पास रहता हूँ। तो सोचा मैंने चलो महाराष्ट्र से ही स्टार्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र देखिए महाराष्ट्र जो है वो लोकेशन है जो है मैं आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया आल्सो। महाराष्ट्र का जो लोकेशन है वो अगर आप देखोगे तो जो कोस्टल एरिया आता है भारत का, वहाँ से काफ़ी बड़ा कोस्टल एरिया वो शेयर करता है और बहुत बड़ा सेंटर वाला जो पार्ट है भारत का, वो भी बहुत कवर करता है इसमें। सो उसके बाद इस स्लाइड में जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, उसके मैंने डिटेल्स दिए हुए हैं इसमें। सो करंट गवर्नर जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट किया है मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से ये बिलोंग करते हैं। और अभी महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, जो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस वक्त उनने महाविकास आघाड़ी जो एक अलायंस बनी है उसके विधायक दल के नेता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूँगा। महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मराठी है। मराठी मतलब ये पहले देवनागरी हुआ करती थी। उसके बाद उसका डेवलपमेंट होके ये मराठी बनी है। और जो मराठी बोलते हैं उन्हें मराठा कहा जाता है। मराठी जो एक है उसी से मराठी और मराठे बना है। तो जो मराठे जो होते हैं मराठी बोलते हैं, इसलिए मराठी है। महाराष्ट्रियन भी उतनी उनकी एथनिसिटी भी बताई जाती है। सो मैं खुद एक महाराष्ट्रियन भी हूँ। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नासिक और औरंगाबाद और जैसे नागपुर जैसे कई बड़े सिटीज भी आती है और डिस्ट्रिक्ट्स भी है। महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो करीब करीब 12 करोड़ की है। उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो देश का सबसे वेल्दी स्टेट है, सबसे अमीर स्टेट है। सबसे ज्यादा अमीर लोग यहीं पे रहते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप देखोगे टाटा, रिलायंस, अंबानी की जो रिलायंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, सो ये सारी जितनी बड़ी कंपनियां हैं महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र का जो जीडीपी है वो करीब करीब 17 लाख करोड़ का है, विच इज ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ इंडियाज टोटल जीडीपी। उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप देखोगे। इसमें फार्मिंग से रिलेटेड आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रियल एस्टेट से लेकर हर किस्म की आप यहाँ पे इंडस्ट्री देखोगे। ये कैपिटल भी है हर इंडस्ट्रीज का। मुंबई जो देश का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ से ऑलमोस्ट 40% का रेवेन्यू मुंबई से, सिर्फ मुंबई से इंडिया को जाता है। बिकॉज मुंबई इज एक ऐसी सिटी है जिसमें एक इंटरनेशनल हब भी, इंटरनेशनल सी होने के बाद एक इंटरनेशनल हब भी आता है। इट्स अ मार्केट प्लेस भी है एक बहुत बड़ी। सो मुंबई का एक इम्पोर्टेंस बहुत है इंडिया और महाराष्ट्र दोनों के लिए। उसके बाद महाराष्ट्र को एक थोड़ा कल्चरली हम लोग देखेंगे तो इसे एक संतों की भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र में काफी सारे संत, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट संत जो थे, मतलब सेंट्स, वो थे संत नामदेव, जिन्होंने बाद में सिखों के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। सिखों के प्रचार के लिए उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे उनके लिए। फिर संत ज्ञानेश्वर है, जिन्होंने
ज्ञानेश्वरी बनाई, जिन्होंने गीता का ट्रांसलेशन मराठी में मतलब यहाँ की लैंग्वेज में किया। संत ज्ञानेश्वर वो भी बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे, उन्हें पूजा जाता है लोगों को, लोग उन्हें पूछते हैं। उसके बाद आते हैं संत तुकाराम, जिन्होंने अपने अभंगों से, मतलब अभंग जो होते हैं वो एक पोयम होता है, भगवान की एक पोयम होती है, वो अपने एक स्टोरी बताई जाती है, उससे वो लोग उसका प्रचार करते हैं। स्वामी समर्थ, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को उपदेश दिया कि था। उसके बाद महाराष्ट्र में कुछ फेस्टिवल्स भी आते हैं बहुत सारे, उसमें से अहम है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी मतलब महाराष्ट्र का सबसे फेमस फेस्टिवल है, जो बहुत ही एंजॉय तरीके से मनाया जाता है। घर घर में यहाँ पे आपको गणपति दिखेंगे सितंबर या अगस्त सितंबर महीने में। उसके अलावा और भी कोई, जैसे गुड़ी पाड़वा हो गया, दशहरा हो गया, नवरात्रि हो गया, दिवाली हो गए। दिवाली भी बहुत अच्छी रहती है, बट गणेश चतुर्थी जिससे पहचान होती है महाराष्ट्र की, वो गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी मोस्टली सार्वजनिक मतलब पब्लिकली भी पंडाल डाल के मान के गणपति की स्थापना की जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र फूड के लिए भी बहुत फेमस है, जैसे कि अगर यहाँ पे स्वीट देखोगे, मतलब मीठे में कुछ देखोगे, तो पूरन पोली सबसे ज्यादा यहाँ पे खाई जाती है और बहुत ही लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मुंबई में फेमस जो है वो वड़ा पाव है। वड़ा पाव की हिस्ट्री ऐसी है कि ये वड़ा पाव स्टार्ट करने का मकसद है, जो हिस्ट्री अगर आप पास्ट में जाओ 100 साल पहले, तो उस टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, तो कम इसमें कुछ खाना चाहिए, तो वो लोग वड़ा पाव किसी ने इन्वेंट किया, और तब से लेकर अब तक वड़ा पाव बहुत ही फेमस है। फिर पाव भाजी भी आती है। अगर कोई भी आप बीचेस पे आपको पाव भाजी जैसे और चाट बहुत सारे मिलेंगे। पाव भाजी भी बहुत फेमस है यहाँ पे। उसके बाद मिसल पाव आता है। मिसल पाव पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग है, लेकिन टेस्ट हर जगह पे अलग अलग है। मुंबई की जो मिसल है वो अलग है, पुणे की मिसल में टेस्ट अलग है, कोल्हापुर की एक मिसल उसमें फर्क अलग है। बाकी कोकण एरिया में या फिर आप नासिक साइड में जाओगे या फिर कहीं आप सेंट्रल महाराष्ट्र में जाओगे, तो मिसल बनाने का भी थोड़ा बहुत तरीका चेंज होता है। एक और यहाँ पे डिश कुजीन बहुत ही फेमस है, वो है झुनका भाकरी, जो बेसन से बना है। झुनका बेसन का होता है, भाकरी जो होती है वो ज्वार या बाजरे की रोटी बनाई जाती है, या फिर राइस की भी रोटी बनाई जाती है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र की जो ज्योग्राफी है, जैसे मैंने पहले बताया, ये जो लोकेटेड है ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में है। काफी सारा सेंट्रली पार्ट इसको कवर करता है, और इसके साथ गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर्स लगे हुए हैं। ये महाराष्ट्र जो है 5 रीजन्स में ऑलमोस्ट डिवाइडेड है। एक आता है कोंकण, जो पूरा कोस्टल एरिया आता है महाराष्ट्र का। फिर उसमें जो आपको जो भी कोस्टल एरिया आपको दिखाई देगा, मतलब जैसे कि रायगढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया, रत्नागिरी जिला हो गया, जहाँ के बीचेस बहुत बहुत ही फेमस है, वो कोंकण एरिया हो गया। कोंकण वहीं से लग के मुंबई भी आता है, तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे ही मुंबई भी आता है। उसके बाद खानदेश। खानदेश मतलब ये खानदेश और मराठवाड़ा मोस्टली सेंट्रल महाराष्ट्र को कवर करता है, जैसे औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है वो खानदेश और मराठवाड़ा इसमें गिने जाते हैं। जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है उसे विदर्भ कहा जाता है। इसमें नागपुर जो विदर्भ की राजधानी कही जाती है, जहाँ पे चंद्रपुर, अमरावती, चंद्रपुर, उसके बाद गढ़चिरौली जैसे डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। और एक आता है पश्चिम महाराष्ट्र, मतलब यहाँ पे पुणे, नासिक, सातारा, सांगली जैसे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर होते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र जिसे कहा जाता है, जो मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो फिर सह्याद्री रेंजेस में आता है। सो महाराष्ट्र को गेटवे ऑफ डेक्कन प्लेटो कहा जाता है, मतलब दक्कन का एंट्री पॉइंट, जहाँ से पूरा दक्कन और दक्षिण भारत के लिए जाने का रास्ता यहीं से खुलता है।
उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो गोदावरी नदी है, तो गोदावरी रिवर का भी बर्थ प्लेस है, उसका जन्म स्थान भी है, जो नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नाम से एक तीर्थ स्थल है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये वहाँ पे गोदावरी रिवर का जन्म स्थान भी है। उसके साथ साथ यहाँ पे काफी सारी रिवर्स यहाँ से बाकी राज्यों से बह के आती है, और अलग राज्यों में बह के जाती है, जैसे कृष्णा हो गया, भीमा हो गया, तापी हो गया, पूर्णा हो गया, पंचगंगा, नर्मदा, नर्मदा जो रिवर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बहकर अलग राज्यों में जाती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है, अगर आप यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा चेंज होता है, अगर आप कोस्टल एरिया में देखोगे तो मोस्टली ट्रॉपिकल या फिर ह्यूमिड रहेगा। अगर आप सेंट्रल या फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे, मतलब पश्चिम महाराष्ट्र में, तो मोस्टली यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट रहेगा, और एवरेज क्लाइमेट जो यहाँ पे जाता है वो 20 से 45 डिग्री तक जाता है, क्योंकि नागपुर वगैरह जो होता है विदर्भ साइड में, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। मतलब अगर आप मई में ये करोगे तो करीब करीब यहाँ पे 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा मानसून महाराष्ट्र में ज्यादा गिरता है, पानी करीब कभी 800 से 900 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे होती है। ये मतलब जुलाई से लेकर सितंबर तक बहुत बारिश होती है यहाँ पे, स्पेशली इन वेस्टर्न घाट वाला जो सह्याद्री का जो एरिया है, और कोंकण एरिया, मुंबई जैसे इलाके में अगर आपने देखा होगा, मुंबई में हर साल बाढ़ आती है। अगर न्यूज चैनल्स में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मुंबई का काफी सारा एरिया पानी में भर जाता है, तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोस्टल एरिया छोड़ दोगे तो मराठवाड़ा, खानदेश, यहाँ पे बारिश काफी कम होती है। यहाँ पे दरअसल जो जमीनें हैं वो सूखी पड़ी हुई रहती है, क्योंकि यहाँ पे काफी बहुत साल से बारिश कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे लोग खेती तो करते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है ऊपर जाने में। तो ये रहा जियोग्राफी और क्लाइमेट महाराष्ट्र का। उसके बाद आती है महाराष्ट्र की हिस्ट्री। जो महाराष्ट्र का इतिहास है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही वास्ट है। पुराने जमाने में महाराष्ट्र एक कोई ऐसा राज्य नहीं हुआ करता था, वो किसी राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जैसे कि मौर्य और मगध राज्यों ने भी इसके ऊपर इनके अंडर था बहुत साल तक। फिर सातवाहना, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादवास, ये सारे हिंदू राजा जो थे, हिंदू रूलर्स थे, इनके अंडर भी महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया इनके अंदर था। फिर जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए 800-900 के सन 800 या 1900 के 800 से 900 या 1000 सन के बीच में, तो उस वक्त जो मुस्लिम शासक थे, जैसे खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, तुगलक हो गए, मुगल्स हो गए, इन्होंने भी महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया अपने एम्पायर के अंडर ले लिया था। उसके बाद हम सब जानते हैं कि मराठाओं का उदय हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर की स्थापना की थी। उन्हें मराठा साम्राज्य का ये भी माना जाता है, क्या कहते हैं हम उसे, फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट मराठाओं की सत्ता महाराष्ट्र में 150 साल तक करीब रही थी। उसके बाद ब्रिटिशों ने फिर सारा राज्य हड़प लिया। फिर ऑलमोस्ट 100 साल तक ब्रिटिशों ने पूरे देश पर राज किया। फिर उसके बाद जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इसमें जब भारत आजाद हुआ, तो स्टिल इट वाज अ पार्ट ऑफ अ बॉम्बे स्टेट। जो अंग्रेजों ने जो स्टेट्स डिवाइड किए थे, इसमें महाराष्ट्र बटा हुआ था, थोड़ा आधा पार्ट जो था वो बॉम्बे स्टेट में गया था, और आधा पार्ट हैदराबाद स्टेट में गया हुआ था। सो 1900 उसके लिए फिर उसके बाद स्ट्रगल 1950s में महाराष्ट्र फॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चालू हुआ था।
अगर आप गूगल में जाओगे तो उसमें ये हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी कैसे लोगों ने काफ़ी खून बहाया था। एक संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट हुई थी कि मुंबई और महाराष्ट्र एक ही होना चाहिए, मुंबई गुजरात में नहीं आनी चाहिए इसके लिए। तो फाइनली 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई और इसी दिन लेबर डे भी रहता है। सो वहीं से महाराष्ट्र की स्थापना हुई, वहीं से महाराष्ट्र राज्य चल रहा है अभी। तो ये थी महाराष्ट्र की एक ब्रीफ हिस्ट्री। महाराष्ट्र से काफी सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बाहर निकले हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम और महाराष्ट्र दोनों का नाम रोशन किया है। उसमें से सबसे पहले जो थे, जो महाराष्ट्र के जो भगवान माने जाते हैं, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा और महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट संस्थापक माने जाते हैं, जिनको पूरे दुनिया में, पूरे देश में माना जाता है। उसके बाद थे लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कांग्रेस के एक मेंबर थे, जिन्होंने भारत की फ्रीडम मूवमेंट के लिए, अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका इसमें था। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था, और जिन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने देश की रचना, अगर भारत आजाद होता है तो उसकी रचना कैसे होनी चाहिए वो देखते थे, उनको पता होता था। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे, जिन्होंने आजाद भारत के बाद जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके ये अध्यक्ष थे। उसके बाद दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को इंडिया में लाया, जिन्हें भारतीय सिनेमा का उद्गाता माना है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, या फिर फाउंडर ऑफ इंडियन सिनेमा जब कहा जाता है। वही जो सीरीज अभी तक चली है, इतने 100, 150, 120 साल हो गए शायद, 110 या करीब 110 साल हो गए इस चीज को, जब 1911 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाम की साइलेंट फिल्म बनाई थी, जो बहुत फेमस हुई थी इस वक्त। वहां से लेकर अब तक ये सिलसिला चलता रहा है। उसके बाद श्री विनायक दामोदर सावरकर, जो एक और फॉलोअर थे लोकमान्य तिलक के, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर के बहुत सारे मूवमेंट किए, जो एक राइटर थे, एक रेवोल्यूशनरी थे, जो लंदन में जाके उन्होंने पढ़ाई की थी। यहाँ तक कि उन्होंने 1857 का बुक भी लिखा था, जो आज सबसे ज्यादा फेमस है। बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। उन्हें काला पानी की सजा मिली थी, अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था अंडमान में। और उसके साथ उसके बाद आजादी मिलने के बाद काफी सारे लोग आए थे, उसमें से महत्वपूर्ण लता मंगेशकर, जिन्होंने करीब फिल्मों में काफी सारे गाने गाए, जिन्हें भारत रत्न मिला है, जिन्होंने 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं और हमारा मनोरंजन किया है, पूरे देश का मनोरंजन किया है। फिर आते हैं क्रिकेट जगत में, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट में कहा जाता है, वो सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने सबसे ज्यादा क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया है, वो भी महाराष्ट्र से ही, मुंबई से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र को भारतीय सिनेमा की जन्मभूमि कहा जाता है, जैसा मैंने कहा कि इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन सिनेमा। और श्री दादा साहब फाल्के, जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है उन्हें, वो नासिक से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म वगैरह सब उनने जो भी उनने किया, वो नासिक और मुंबई में रह के किया था। उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा, फिर उसे बॉलीवुड कहा गया, फिर हिंदी सिनेमा कहा गया, फिर और भी भाषाओं में फिल्में बनने लगी, जैसे तमिल इंडस्ट्री हो गई, तेलुगु इंडस्ट्री हो गई, मलयालम इंडस्ट्री हो गई, फिर मराठी इंडस्ट्री भी स्टार्ट हुई थी। सो सिर्फ बॉलीवुड में ही अगर आप देखोगे, मुंबई से सिर्फ
500 से 600 फिल्में बॉलीवुड में बनती है। मतलब सिर्फ हिंदी सिनेमा में 500 से 600 लोग 600 फिल्में एक ईयर में बनती है। उसके बाद बॉलीवुड का अगर या फिर हिंदी सिनेमा आप देखोगे, उसके अलावा मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी महाराष्ट्र में ही है अभी इस वक्त। पिछले 60-70 साल से मराठी फिल्म इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। अभी भी बहुत सारी फिल्में, करीब करीब 100 से 150 फिल्में, मराठी फिल्में बनती है, जो बहुत अच्छा कंटेंट हमें इसमें देखने को मिलता है। बाकी राज्यों में मराठी फिल्में रिलीज होती हैं, जैसे कर्नाटका और मध्य प्रदेश और गुजरात में भी काफी सारी मराठी फिल्में रिलीज होती हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सी जगहें घूमने आपको मिल सकती है? तो सबसे पहले जो महाराष्ट्र का जो कैपिटल है मुंबई, ये भी आप बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। मुंबई में मुंबई दर्शन के काफी टूर होते हैं, 1 या 2 दिन में आप सारी चीजें घूम सकते हैं। उसके बाद लोनावला, जो मुंबई से ही कुछ 80-90 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है, और पुणे से भी 70-80 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है। एक हिल स्टेशन है, अगर आप वीकेंड्स में आप इसे यहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद महाबलेश्वर आता है। महाबलेश्वर भी वीकेंड्स के लिए बहुत फेमस है। महाराष्ट्र को महाबलेश्वर को महाराष्ट्र का मनाली कहा जाता है। यहीं पे प्रतापगढ़ फोर्ट है, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था। तो ये महाबलेश्वर के पास ही स्थित है। और पंचगनी, जो एक और हिल स्टेशन महाबलेश्वर के पास में है, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं वीकेंड्स में। फिर आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद एक्चुअली अजंता एलोरा के लिए ज्यादा फेमस है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पे आपको एक ही पहाड़ को काट के उन्होंने केव्स बनाए गए हैं। और उसके साथ साथ बीबी का मकबरा, जिसे मिनी ताजमहल कहा जाता है, जो औरंगजेब ने यहाँ पे बनाया था अपनी बीवी की याद में। तो औरंगाबाद भी बहुत फेमस है, बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। फिर आता है माथेरान। माथेरान भी एक मुंबई के पास में 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक अच्छा हिल स्टेशन है। ये पूरा का पूरा पहाड़ों पे बना हुआ एक जंगल बना हुआ है, जिसमें एक टाउन भी है, इसलिए उसे माथेरान कहा जाता है। उसके बाद एक मालशेज घाट है। मालशेज घाट मुंबई से नासिक के बीच में आता है, जो मॉनसून में, मतलब बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलर मालशेज घाट। इसे ड्राइव करके, इसे वीकेंड्स में भी बहुत फेमस है। उसके बाद कोंकण एरिया आता है, जो कोस्टल एरिया है, मतलब मुंबई से नीचे वाला जो है, रायगढ़ से लेकर सिंधुदुर्ग तक, ये पूरा बीच डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर आपको बीचेस आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मालवण हो गया, तारकर्ली हो गया, जैसे बीच आपको। अलीबाग भी कोंकण एरिया का ही एक भाग है, जो मुंबई से 2 से 3 घंटे के डिस्टेंस पे आप जा सकते हैं। लेकिन ये कोंकण एरिया जो है, जो साउथ कोंकण एरिया है, जो सिंधुदुर्ग रत्नागिरी होगा, ये बहुत लंबा जाता है। आपको कम से कम 8-9 घंटे का ड्राइव तो करना पड़ेगा। ट्रेन्स भी है मुंबई से और पुणे से भी। उसके बाद आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर एक स्टेट हुआ करता था, जब मराठा एम्पायर जब डिवाइड हुआ 17वीं सदी में, तब कोल्हापुर और सातारा 2 अलग अलग स्टेट बने। तो कोल्हापुर उसमें से एक है। यहाँ पे छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने कोल्हापुर को बहुत ज्यादा डेवलप किया। तो और उसके बाद शिवाजी महाराज का यहाँ पे एक फोर्ट भी है, पनाला फोर्ट। वो भी बहुत फेमस है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको रिलीजियस ट्रिप करनी है तो आप शिरडी जा सकते हैं, जैसे साईं बाबा का एक्चुअल जो स्थान है वो शिरडी में ही है। बहुत सारे दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। करीब मुंबई से करीब 4 से 5 घंटे के डिस्टेंस पे यहाँ पे आप जा सकते हैं। पुणे से भी 4 घंटे का डिस्टेंस है यहाँ पे। पूरे दुनिया भर में लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। उसके बाद अगर आप
आपको एक और ट्रिप जो वीकेंड्स में आप कर सकते हैं, वीकेंड्स में ही होती है, वो अष्टविनायक यात्रा होती है। बहुत साल पहले 300-400 साल पहले, और जो इन मंदिरों को बनाया गया था और एक यात्रा बनाई गई थी, जिसे अष्टविनायक यात्रा कहा जाता है। तो गणपति की यात्रा होती है, 8 गणपतियों की। तो ये काफी, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है महाराष्ट्र में, ये मोस्टली वेस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न रीजन में ही ज्यादा आते हैं। उसके साथ साथ और चीजें आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप महाराष्ट्र में अगर आप आएंगे तो आपको कम से कम कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज ने काफी सारे फोर्ट्स बनाए हैं टू मेक टू बिल्ड अ स्वराज के लिए, एक एम्पायर खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे। उसमें से रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, ये मेन फोर्ट्स। अगर आप ये फोर्ट्स विजिट कर सको तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आपको कुछ और ट्राई करना है तो माथेरान में आप टॉय ट्रेन ऐड कर सकते हो, जो नेरल से माथेरान जाती है। करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं इसमें, तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हो। जब भी आप मुंबई में हो तो मुंबई में मुंबई दर्शन टूर करो ही, उसके साथ साथ आप जो फिल्म सिटी है उसको भी आप एक बार एक्सप्लोर करो। फिर स्टूडियो टूर, जो जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है वो आपको शायद वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आपको काफी सारे सेट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी आपको एंजॉयमेंट हो सकता है। उसके बाद औरंगाबाद में अजंता एलोरा केव्स आप जरूर विजिट करना। अष्टविनायक टेम्पल की यात्रा जो मैंने कही आपको, आप तो करनी चाहिए। अगर आप थोड़ा एडवेंचरस होना चाहते हैं या फिर आपको वाटर स्पोर्ट्स वगैरह है तो आप रायगढ़ में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मतलब मुंबई से करीब 3 घंटे के डिस्टेंस पे कोलाड नाम का एक टाउन होता है, जहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग, मतलब जिसे ये रिवर राफ्टिंग जैसे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होता है, वैसे ही कोलाड जो है वो महाराष्ट्र में फेमस है। यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग और कायाकिंग दोनों आप एंजॉय कर सकते हो। मोस्टली ये मानसून के इसमें स्टार्ट होता है, मानसून सीजन में। अगर आप कुछ और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना चाहते हो तो आपको कोंकण एरिया में मालवण के पास स्कूबा डाइविंग के लिए अच्छा स्कोप है। वहाँ पे काफी सारे ट्रेंड स्कूबा डाइवर्स आपको मिलेंगे, जो आपको इसकी एक ये करीब करीब 2 से 3 है, 2000 से लेकर 5000 आपको खर्चा आ सकता है यहाँ पे। तो आप 2 से 3 दिन का अगर आप प्लान कर सको तो स्कूबा डाइविंग जरूर एंजॉय करना। उसके बाद एक और महाराष्ट्र में एक और टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन वो बहुत दूर है मुंबई पुणे से। बुल्ढाना जिले में लोणार लेक है। ये एक बहुत साल पहले, हजारों साल पहले यहाँ पे एक उल्कापात हुआ था, उल्कापिंड गिरा था, उससे गड्ढा भर गया और उस गड्ढे में पानी भर गया बारिश का, तो उसकी वजह से एक लेक तैयार हो गया। काफी सारे जियोलॉजिकल साइंटिस्ट यहाँ पे रिसर्च करने आते हैं, कुछ ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसर्च करने आते हैं। बहुत ही सुंदर साइट है, ये आप देख सकते हो। लेकिन आपको मुंबई से करीब 8 से 9 घंटे के डिस्टेंस पे आपको ट्रैवल करना है। औरंगाबाद से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और इससे महाराष्ट्र का 7 वंडर्स कहा जाता है। इट्स वन ऑफ द 7 वंडर्स एक्चुअली। उसके बाद महाराष्ट्र का आपको फूड अगर एंजॉय करना है तो मुंबई और पुणे में काफी सारे फूड टूर्स होते हैं, आप खुद से भी घूम सकते हैं। नेट पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी इसके ऊपर। तो आप मुंबई और पुणे में फूड टूर आप एंजॉय कर सकते हैं। मतलब आप कुछ स्ट्रीट फूड से लेकर चाइनीज और काफी सारी चीजें, महाराष्ट्रियन फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, स्ट्रीट फूड, आप दोनों जगह पे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए एक ब्रीफ मेरी तरफ से महाराष्ट्र के लिए। तो ऐसे ही मैं काफी सारे स्टेट्स की मैं ट्राई करूंगा आपको जानकारी देने के लिए। सो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।